गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे थ्री मोमेंट थ्योरम अप्लाई करनी है, कैसे से सॉल्व करना है, क्या 6a एक्स एल अपॉन एल की वैल्यू, क्या 6a एक्स आर अपॉन एल की वैल्यू आएगी, कहाँ से आएगी, कैसे ड्राइव होती है, उसकी बात करी थी। आज एक न्यूमेरिकल में हम सॉल्व भी करते हैं, तो उससे हमारा जो एक कन्फ्यूजन है छोटा सा कि क्या लेफ्ट और क्या राइट, 6a एक्स बार लेफ्ट क्या है और 6a एक्स राइट बार क्या है, ये भी मेरा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है और उसकी बात करनी है। तो बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने ये भी बोला था कि आप जितना भी पुराना क्लास में पढ़ा एक बार उसको पलटा लीजिएगा ताकि आपका नॉर्मली रिवीजन हो जाए। सॉरी। तो एक न्यूमेरिकल जो आपके यूनिवर्सिटी में आया हुआ है वो क्वेश्चन इस तरीके से, एनालाइज द कंटिन्यूअस बीम। क्या क्वेश्चन? एनालाइज द कंटिन्यूअस बीम, एनालाइज द कंटिन्यूअस बीम shown in figure, ठीक है, बाय थ्री मोमेंट थ्योरम, बाय थ्री मोमेंट थ्योरम। ठीक है, कई जगह थ्योरम कई जगह इक्वेशन, जो भी हो बात एक ही है। कई जगह थ्योरम लिखता है, कई जगह इक्वेशन लिखता है, तो जैसा लिखा हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आखिरी में लिखता है उसी के, ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स एंड बीएम डायग्राम, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन क्या है? कंटिन्यूअस बीम बोल दिया, इसका मतलब सपोर्ट मोर देन कितना हो गया? 2। क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है वो बना के देख लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। पूरे बेसिक आज इसी में आपके क्लियर भी होंगे, जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वो चीज़ समझ में आएगी। ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बीम है जिसका नाम मैंने बोला ए बी सी और ये आपने मान लिया डी। तो आपने बोला कि आपका एक क्या है, एक आपका कंटिन्यूअस बीम है। कंटिन्यूअस बीम क्यों? क्योंकि सपोर्ट मोर देन 2 हो गए, कंटिन्यूअस बीम है। ठीक है, डायग्राम में दिया हुआ है, उसका हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है और किसकी हेल्प से सॉल्व करना है? थ्री मोमेंट थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करना है, ये दिया हुआ है। तो जब मैं बात करूं तो बीम देखता हूं ए बी सी, इस सपोर्ट का नाम मुझे मालूम है, इस सपोर्ट का नाम मुझे मालूम है, इसका नाम होता है साहब हिंज। कौन सा सपोर्ट है ये? हिंज सपोर्ट। और हिंज सपोर्ट पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होती हैं? तो ये हमने नंबर ऑफ रिएक्शन की अगर बात करी बेसिक सीखने के लिए, तो नंबर ऑफ रिएक्शन हमें मालूम है हिंज सपोर्ट पे 2 होती है। कौन कौन सी होती है? एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये पहिए लग गए तो कौन सा सपोर्ट होगा बेटा? ये कहलाता है रोलर सपोर्ट। हमने बेसिक पढ़ा था कि रोलर सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन होती है, तो रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन होती है। कौन सी? 1 वर्टिकल होती है। कैसी होती है वो एक होती है 1 वर्टिकल। यहाँ क्या होगा? एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, 2 रिएक्शन होती हैं। ठीक है, सिमिलरली अगेन ये रोलर है, तो रोलर में हमें फिर मालूम होगा कि रोलर पे क्या होता है। रोलर पे हमें मालूम होगा कि रोलर सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन होती? एक होती, वो भी कौन सी? वर्टिकल। तो ये हमने बेसिक पढ़ा था। तो रोलर में 1 होगी, हिंज पे 2 होगी। मैं बना लेता हूं इसको, क्या होगी। तो ये मुझे मालूम होना था, तो ये मैंने मालूम कर लिया। अब मैंने लिखा कि साहब इस पे एक रिएक्शन लगेगी आर ए वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगी एच ए। इस पे मेरी एक रिएक्शन लगेगी कितनी? तो यहाँ लगेगी आर बी और यहाँ एक रिएक्शन मेरी लगेगी कितनी? आर सी। ठीक, इस पॉइंट पे मोमेंट मैं थोड़ी देर के लिए बोलता हूँ एम ए, इस पॉइंट पे मैं मोमेंट बोलता हूँ एम बी, इस पॉइंट पे मोमेंट बोलता हूँ एम सी।
ठीक है, 3 मूवमेंट रहेंगे, वैल्यू क्या रहेगी उसकी अलग बात है ना, लेकिन मूवमेंट आएंगे, MA भी आएगा, MB भी आएगा और MC आएगा। कितनी वैल्यू आएगी वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका बेसिकली शब्द होंगे, ये होने आपके चाहिए। तो मैं बात करता हूं कि रिएक्शन की अगर मैं बात कर लूं इनडायरेक्टली, तो RA RB RC में डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 3 इक्वेशन अननोन है। उसके साथ क्या है, अगर मैं कंसीडर करता हूं तो मुझे मालूम है कि सिंपली सपोर्टेड एंड में मूवमेंट कितना होता है, 0। मुझे मालूम है कि सिंपली सपोर्टेड एंड में मूवमेंट कितना होता है, 0, है ना। इस सेक्शन पे, इस बीम पे कहीं भी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है क्या? इस सेक्शन में, इस बीम में कहीं भी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है क्या? एक्सटर्नल नहीं लग रहा है, रिएक्शन लग रही HA। तो इस HA की वैल्यू भी कितनी होगी? 0 होगी। तो एक्चुअल में अगर मैं अननोन रिडंडेंट देखूं, एक्चुअल में अगर मैं अननोन रिडंडेंट देखता हूं, अननोन रिडंडेंट देखता हूं, तो MA की वैल्यू 0, MC की वैल्यू 0, एक रिडंडेंट रहेगा RA, एक रिडंडेंट रहेगा RB, एक रिडंडेंट रहेगा RC और एक नई बीमारी कौन? MB। तो अल्टीमेटली टोटल रिडंडेंट मेरे हो गए 4। टोटल रिडंडेंट मेरे कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन की मैं बात करता हूं, तो स्टैटिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरी 3 होती हैं। क्या 3 होती है? समीशन ऑफ V इक्वल टू 0, समीशन ऑफ H इक्वल टू 0 और समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो जहां मुझे पता चल गया कि मेरा अननोन रिडंडेंट कौन? अननोन रिडंडेंट किससे बड़ा हो गया? इक्विलिब्रियम कंडीशन से बड़ा हो गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन से बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि अननोन कितने हो गए इस क्वेश्चन में सर? 4 और इक्विलिब्रियम कंडीशन सर 3। तो अल्टीमेटली मेरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ये वहां दिखाना नहीं है, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि क्यों मैं टॉस में गया। अगर यहां मेरा 4 की जगह ये 3 होता तो उस केस पे तो मैं सॉल्व कर लेता, तो वो डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर होता। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां आपका क्या हो रहा है? यहां मेरा अननोन हो रहा है 4, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो रही 3। तो एक ऐसा चीज हो गई जो अननोन मान के मुझे चलना पड़ेगा, तो वो कैलकुलेट करना है ना। HA को क्यों कंसीडर नहीं किया? क्योंकि कोई भी ओरिजेंटल फोर्स नहीं था, तो 0 होता। MA की वैल्यू 0 क्यों मान के चली? क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एंड में मूवमेंट होता है, मैंने पढ़ा 0 और कैलकुलेशन करने में भी आपको 0 निकलता है। MC की वैल्यू भी सेम 0 रहेगी। तो अननोन क्या हुआ? RA RB RC और इस B पॉइंट पे मोमेंट MB। इस क्वेश्चन में कहीं भी EI के बारे में नहीं बोला है। इस क्वेश्चन में कहीं भी EI के बारे में नहीं बोला। जब तक क्वेश्चन में कुछ बोले नहीं तो अपना दिमाग नहीं चलाना है, उसे हम मान के चलेंगे कांस्टेंट है, उसे हम मान के चलेंगे कांस्टेंट है। अगर क्वेश्चन में दिया होता तब तो अपन बात करते, है ना। क्वेश्चन में दिया होता तब तो अपन बात करते कि EI इतना है, या यहां लिख देता 1.5i, यहां लिख देता i और फिर लिखता EI कांस्टेंट या कुछ वैल्यू काटता, तब तो समझ में आती। इस क्वेश्चन में EI के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम EI कांस्टेंट मान के चलेंगे। अगर बोलता कुछ तो EI की वैल्यू चेंज होती। तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कुछ ऐसा अनोखा हमने किया नहीं, अभी तक जो बेसिक पढ़ा उसको अप्लाई किया और इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर था वो चेक कर लिया। जब इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर था तो 3 मोमेंट थ्योरम तो वैसे भी जब क्वेश्चन में बोल रहा तो लगानी है, लेकिन एक बेसिक वापस चेक करने के लिए कि आपने रिएक्शन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, आपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती वो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अननोन रिडंडेंट इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर क्या होता है जो मैंने टॉस चालू करते ही, स्ट्रक्चरल एनालिसिस चालू करते ही बताया, तो वो सब चीजें मुझे चेक करनी थी, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब मेरा सबसे पहला काम होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में फ्री बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? फ्री बेंडिंग मोमेंट की सबसे पहली स्टेप रहेगी मेरी फ्री बेंडिंग मोमेंट। जब मैंने नाम लिख दिया इसका ABD हो गया, ये BC हो गया और UDL एक्ट होता है इसके सेंटर पे, तो इस पॉइंट को मेरी मजबूरी है E पॉइंट मानना पड़ेगा।
चालू करता हूं मैं, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूं, डी पॉइंट पे, तो फ्री मूवमेंट कितना हो जाएगा, एम डी फ्री मूवमेंट कितना, सॉरी फ्री मूवमेंट इस ए बी स्पान के लिए क्या हो जाएगा, इस ए बी स्पान के लिए फ्री मूवमेंट होगा क्योंकि पॉइंट लोड लगा है, और फ्री मूवमेंट मैंने लिखा था डब्ल्यू ए बी बाय एल, वैल्यू पुट कर दो, तो डब्ल्यू की वैल्यू 90, ए की वैल्यू कितनी 1.5 मीटर, बी की वैल्यू भी कितनी 1.5 मीटर, एल की वैल्यू 1.5, ए बी की टोटल लेंथ कितनी हो गई 3 मीटर, तो ये मैंने कर दिया 3। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरे को एम ए बी की वैल्यू पता चल जाएगी, फ्री एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो कैलकुलेट करके देखेंगे आप भी कितना आ रहा है। तो पहली वैल्यू आ रही है 67.5 यूनिट, देखें किलो न्यूटन और मीटर पे ही है, तो किलो न्यूटन मीटर, ये ध्यान रखेंगे, है ना। ये किताब में ये फॉर्मूला नहीं लिखता, बाकी डायरेक्ट लिख देता, तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड केस पे मैंने बोला बी सी की बात करूं तो एम बी सी की बात कर रहा हूं, एम बी सी पे भी किस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ई पॉइंट की बात कर रहा हूं या डी की बात कर रहा हूं, है ना। यहां पर्टिकुलर एम डी के लिए वैल्यू है और ये बी सी पे ओनली एम ई के लिए वैल्यू है। कितनी होगी, यूडीएल के लिए फ्री एंड मोमेंट की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके निकाली थी, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी क्वेश्चन में 30, एल की वैल्यू कितनी दी 3, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया 8, तो एम बी सी या इसी को लिखा एम ई, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेता हूं और वैल्यू निकाल देता हूं। तो 30 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 होगा, तो ये वैल्यू मेरी आएगी 33.75 किलो न्यूटन मीटर। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरी फ्री एंड मोमेंट की वैल्यू आ गई, ये मेरी फ्री एंड मोमेंट की वैल्यू आ गई कि इस डी पॉइंट पे कितना रहेगा, तो डी पॉइंट पे 67.5 रहेगा, इस बीसी पॉइंट पे कितना रहेगा, इस बीसी पॉइंट मतलब एम ई पॉइंट पे कितना रहेगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 रहेगा। तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। आप जब बुक भी खोलते हैं तो इसी तरीके की चीजें आपको मिलेंगी, बस ये फॉर्मूले जो मैंने लिख दिए हैं वो नहीं मिलते हैं, डायरेक्ट लिख देता है अगर बीसी पुरमिया या कोई बुक देखते हैं, है ना। ये रिसेंट में क्वेश्चन आया था यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जून 2020 में आया था, है ना, तो ज्यादा दिन नहीं हुए अभी आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके जैसा अभी लिखा रहा हूं सब लिखते जाओ, इसलिए क्योंकि बाद में पढ़ोगे तो ये सब बचपना चीजें लगेंगी, लेकिन जब स्टार्ट में बेसिक कर रहा हो तो नोट्स अपन जिंदगी भर के लिए बनाते हैं, तो कभी जरूरत पड़ी तो जैसे हमारे नोट्स हम खुद देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमने जो किया वो सही किया, हमें हमारे नोट्स देख के जल्दी याद आ जाता है, तो इसलिए ये सब पूरी मेहनत अपन करते हैं। ठीक है, तो वीडियो रोक कर आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अभी मैंने कोई बड़ी बात नहीं करी, फ्री बेंडिंग मोमेंट के फॉर्मूले बताए थे पिछली क्लास में, वही लिखा है, उससे वैल्यू निकाली है, ये मैंने इनिशियल क्लास में बताया था और वो मैंने बेसिक के लिए आपको समझाया था। तो अभी मुझे पता चल गया कि इस क्वेश्चन पे पूरा की पूरा अननोन एम बी, आर सी, आर बी और आर ए है, ये 4 चीजें निकालनी हैं, 4 अननोन है, निकालना किसकी हेल्प से, थ्री मोमेंट थ्योरम की हेल्प से निकालना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। ठीक, तो अब ये कहानी मैंने समझा दी, इसको मैं मिटा देता हूं, वीडियो पॉज करके आपने लिख लिया होगा, और अब मुझे क्या चाहिए वो मैं लिख देता हूं, जो मुझे चाहिए वही मैं लिखूंगा, मुझे उससे ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अननोन समझाने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी थी और वो सीधा सीधा पार्ट है, वो हो भी जाएगा। ठीक है, तो जून 2020 में क्वेश्चन आया था, अभी आपने पहली स्टेप निकाली है, पहली स्टेप का नाम आपने क्या लिख दिया था, फ्री बेंडिंग मोमेंट। तो अब मुझे पता चल गया कि साहब एक तो मेरा आर ए अननोन है, एच ए की जरूरत है नहीं, एम ए की वैल्यू 0 रहेगी, एम सी की वैल्यू 0 रहेगी, एम बी की रहेगी वैल्यू निकालने के लिए। उसके बाद मैंने बोला था 3 मोमेंट थ्योरम है, कौन सी है 3 मोमेंट थ्योरम, कितने मोमेंट चाहिए 3, तो एम ए, एम बी, एम सी, या कितने सपोर्ट चाहिए 3, तो एम ए, एम बी और एम सी है। ठीक है, अच्छी बात है सर। क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा बोला कि सपोर्ट मेरा सेटल हो गया लोडिंग के कारण, नहीं बोला, इसका मतलब ये सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का क्वेश्चन नहीं है। मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, तब आएगा मेरा सिंकिंग ऑफ सपोर्ट की बात, है ना। इसलिए मैं
एक एक करके टॉपिक चालू करता हूं, पूरा एक साथ नहीं पढ़ाता, एक साथ पूरी चीजें नहीं बोलता, नहीं तो कंफ्यूजन में आप परेशान होगे। तो कहीं भी क्वेश्चन में नहीं लिखा सिंकिंग नाम का शब्द, या कहीं भी नहीं लिखा कि लोडिंग के कारण सपोर्ट सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो मुझे तो पता चल गया एक मोमेंट है अननोन एमबी। एक चीज और सिखा रहा हूं कि कितनी बार 3 मोमेंट इक्वेशन लगेगी वो ध्यान रखना, जितना एक्चुअल नंबर ऑफ अननोन मोमेंट रहेगा। तो इस केस पे एमए की वैल्यू 0, एमसी की वैल्यू 0, तो एक ही अननोन मोमेंट रहेगा एमबी। इसका मतलब इस क्वेश्चन पे जो मेरे को 3 मोमेंट इक्वेशन लगानी है वो केवल एक बार लगानी। पता कैसे चला? अननोन मोमेंट से, क्योंकि 3 मोमेंट थ्योरम की बात कर रहे हो, कितनी बार इक्वेशन लगेगी उसकी बात कर रहा हूं, तो एक ही बार लगेगी। क्यों? क्योंकि एक ही अननोन मोमेंट है एमबी। अगर 2 अननोन होते, एमसी भी अननोन होता, तो उस केस में 2 बार 3 मोमेंट इक्वेशन लगती। या दूसरे तरीके से मैं बोलूं कि मैंने बोला 3 मोमेंट थ्योरम लगाने के लिए मिनिमम 3 सपोर्ट चाहिए। इस क्वेश्चन पे कितने सपोर्ट है? तो इस क्वेश्चन में 1 2 3 है, 3 से ज्यादा आगे कुछ फर्दर है नहीं, इसका मतलब 3 मोमेंट थ्योरम एक बार लगेगी। EI की वैल्यू बात कर ली, तो EI क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, इसलिए मैंने EI को क्या मान के चला? कांस्टेंट। क्या मान के चला? कांस्टेंट। ठीक है साहब। तो 3 मोमेंट थ्योरम लगाना है। आपने बोला 3 मोमेंट थ्योरम में कौन से स्पान पे लगेगी, तो मैंने बोला अप्लाइंग 3 मोमेंट थ्योरम। अप्लाइंग 3 मोमेंट थ्योरम। कई बुक इक्वेशन लिखती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 मोमेंट इक्वेशन या थ्योरम ऑन स्पान, तो कितने स्पान लगते? तो एक AB और दूसरा BC। तो मैंने लिखा साहब AB एंड BC। AB एंड BC। इंटरमीडिएट कौन? नाम से भी समझ में आ रहा, AB और BC में B 2 बार, तो इंटरमीडिएट सपोर्ट कौन हुआ? B। और मैंने इक्वेशन पढ़ाते समय बताया था कि जो भी इंटरमीडिएट सपोर्ट होगा उस पर 2 तरीके से मूवमेंट आएगा, उस पर 2 मूवमेंट आएगा। एक इस BC स्पान के कारण मूवमेंट आएगा और एक इस BA स्पान के कारण मूवमेंट आएगा। इसलिए मैं इंटरमीडिएट सपोर्ट के मूवमेंट को कितने टाइम्स लिखता हूं? 2 टाइम्स। तो फिर मैं वही कोशिश करता हूं लिखने की। मैंने बोला कि इंटरमीडिएट मतलब A और C के बीच में कौन है? A और C के बीच में B है, तो B क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट। तो मैंने बोला कि सबसे पहले इस 3 मोमेंट इक्वेशन में पहला मोमेंट होगा MA इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इक्वेशन के लिए मैंने मान ली L1, और क्या आ जाएगा? E1 I1 प्लस इंटरमीडिएट कौन है? B। कितना मूवमेंट आएगा? 2, है ना। इंटरमीडिएट कौन है? B। AB और BC तो 2 बार B, तो 2 टाइम्स ऑफ कौन लिख दूं? इंटरमीडिएट सपोर्ट का मूवमेंट B। लेंथ लिखता हूं L1 अपॉन E1 I1, क्योंकि इस BA मेंबर के लिए लेंथ ये वाला आएगा। इस लेंथ को से मैंने बोला L1, इस लेंथ को से मैंने बोला L2, तो L1 E1 I1 प्लस इस वाले स्पान के लिए हो जाएगा L2 E2 I2 प्लस C एक ही बार, तो MC C के लिए लेंथ हो गई L2 अपॉन E2 I2 इक्वल टू माइनस क्या लिख दूं? तो माइनस 6A1 X1 बार अपॉन L1 E1 I1 प्लस 6A2 X2 बार अपॉन L2 E2 I2। सिंकिंग का पार्ट नहीं है, तो इस इक्वेशन को लिखने में मुझे कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। अभी तो मैं E1 I1 की बात कर रहा हूं, इसलिए ऐसा लिख दिया। और अब इस इक्वेशन में देखें MA क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एंड है, तो MA की वैल्यू 0 होगी। इस इक्वेशन में CB सिंपली सपोर्टेड है, तो MC की वैल्यू 0 होगी। इस इक्वेशन में मेरा L1 क्या है? L1 3 मीटर है। इस इक्वेशन में मेरा L2 क्या है? L2 भी 3 मीटर है। EI का जब कांस्टेंट बोल दिया, इसका मतलब इस इक्वेशन में E1 I1 इक्वल टू E2 I2 इक्वल टू EI इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। यहां तक करने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है, यहां तक करने की मैं कोशिश करता हूं। तो मैंने बोल दिया सर, जब E1 I1 कांस्टेंट है, तो मैं क्या MA इंटू L1 अपॉन EI लिख दूं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ MB इंटू L1 प्लस L2। EI यहां भी EI कॉमन निकाल दिया, प्लस सर MC इंटू L2 अपॉन EI, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी देखूंगा तो माइनस 6A1 X1 बार अपॉन
L1EI प्लस 6A2X2 बार अपॉन L2EI। यहां तक कोई दिक्कत? अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो EI मैं सब में से कॉमन निकाल लेता हूं। क्या इक्वेशन बचेगी मेरी वो लिखता हूं। तो EI कॉमन निकाल लेता हूं पहली फुर्सत में। तो मैंने 1 अपॉन EI लिखा, अंदर बचा MA इंटू लेंथ L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ MB। तो मैंने लिखा 2 टाइम्स ऑफ MB, लेंथ लिखी L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू लेंथ लिख दी L2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, यहां से मैंने EI कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा 6A1X1 बार अपॉन L1 प्लस 6A2X2 बार अपॉन L2, यही बचा। 1 अपॉन EI से 1 अपॉन EI मैंने कैंसिल कर दिया। तो अब मेरे मन में थोड़ी सी ठंडक लगी और अब मैंने लिखा MA इंटू L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ MB इंटू L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 इक्वल टू माइनस ऑफ 6A1X1 बार अपॉन L1 प्लस 6A2X2 बार अपॉन L2। ऐसा यहां तक लिखने में मुझे कोई परेशानी क्या? कुछ नहीं है। ये जानबूझ के मैं इतना एक्सटेंड करके पहले क्वेश्चन में बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चनों में EI और ये सब वैल्यू एक साथ पुट करने की कोशिश करूंगा, तो इसलिए मैं इसको हर चीज को इवलरेट करके बता रहा हूं ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करके यहां तक लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके आपने लिख लिया, वीडियो स्टॉप करके आपने लिख लिया। मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, तो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिल गया वो मैं लिख के आगे सॉल्व करता हूं। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहां तक मैंने कुछ किया ही नहीं है। यहां तक तो मैंने लिखा है MA इंटू L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ MB इंटू L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 इक्वल टू माइनस ऑफ। अब राइट और लेफ्ट वाली कहानी आई। अब राइट और लेफ्ट वाली कहानी आई तो कुछ नहीं करना, इंटरमीडिएट के दोनों तरफ हाथ रखना है ना। कॉपी छोटी है तो दोनों तरफ की उंगली रख लेना। बेटा ये मेरा कौन सा हैंड है? राइट हैंड। ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड पे कौन सी लोडिंग आई? पॉइंट लोड। लेफ्ट हैंड पे कौन सी लोडिंग आई? पॉइंट लोड। लेफ्ट हैंड पे कौन सी लोडिंग आई? पॉइंट लोड, है ना। तो 6AX लेफ्ट बार अपॉन L की वैल्यू आएगी सर इसमें, है ना। फिर से देखो, इंटरमीडिएट के दोनों तरफ हाथ रखा। ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में क्या लगा हुआ है? पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो 6AXL अपॉन L इसके लिए लिख दिया, प्लस, है ना, ये किसके लिए हो गया समझने के लिए? ये सर पॉइंट लोड के लिए हो गया। अब सर इंटरमीडिएट के राइट हैंड तरफ कौन सा है? सर UDL है। तो सर क्या हो जाएगा? 6XAR अपॉन L हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? राइट और लेफ्ट समझ में आ गया। इंटरमीडिएट के दोनों तरफ हाथ रखना। ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड पे कौन सा लोड लगा है? पॉइंट लोड। तो ये पॉइंट लोड के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना? लेफ्ट वाला। UDL कौन सा हैंड पे है? राइट हैंड पे है। तो 6AXL R अपॉन L, क्योंकि ये राइट हैंड पे है तो UDL के लिए राइट हैंड वाला फॉर्मूला लगाना है। MA की वैल्यू 0 मैंने पहले भी लिख दिया हूं। MC की वैल्यू 0 मैंने पहले भी लिख दिया हूं क्योंकि दोनों सिंपली सपोर्टेड हैंड है। L1 की वैल्यू 3 मीटर, L2 की वैल्यू 3 मीटर। यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। पुट करता हूं तो 0 इंटू 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ MB 3 प्लस 3 प्लस MC की वैल्यू कितनी सर? 0 इंटू लेंथ की वैल्यू 3 माइनस। अब समझेंगे तो मैंने जैसे ही फॉर्मूला लिखा था, मैं फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो कॉपी पलटा के जब मैं देखूंगा तो मैंने लिखा था, ध्यान से देखें, नहीं भी याद आ रहा तो मैं समझाता हूं। मैंने लिखा था एक पॉइंट लोड है, इस पॉइंट लोड पे वैल्यू W है, ये मेरी A है, ये मेरी B है, टोटल लेंथ L है। यहां तक कोई दिक्कत? अगर मैंने बोला मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो पहले A आएगा, मतलब लेफ्ट वाले की बात कर रहा, तो 6AX
लेफ्ट अपॉन एल की वैल्यू कितनी थी, तो वो मैंने लिखा था सर डब्लू, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो लेफ्ट पहले, तो ए इंटू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एल होगी सर ठीक है, कहां पे, लेफ्ट पे। अगर नहीं सर मैं तो राइट से मानता, तो भी मैंने सिखाया था कि अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तो पहले बी आएगा, तो इसलिए 6xr अपॉन एल की वैल्यू कितनी लिख दी थी, बी, तो डब्ल्यू बी एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एल लिख दी थी। कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला आप पीछे भी पलटा के देखेंगे तो दिख जाएगा, याद होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने बोला सर यूडीएल लगेगा, तो उसके लिए तो हमने ड्राइव भी किया था, तो यूडीएल के लिए तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, भले वो राइट हो या लेफ्ट हो, वैल्यू दोनों की सेम आ रही थी, तो यूडीएल के लिए तो दिक्कत नहीं थी। कितनी आ रही थी, WL3/4। तो ये दोनों वैल्यू मैं पिछली क्लास में कहां से आई थी, क्यों आई थी, उसके बारे में डिस्कशन किया था समझाने के लिए। फिर मैंने बोला लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, ए पहले आ रहा, तो WA एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एल। याद करने का तरीका, राइट टू लेफ्ट आ रहा हूं तो पहले बी, तो WB एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिलहाल तो आपको जब इंटरमीडिएट पे हाथ रखा तो लेफ्ट पे आया, और लेफ्ट पे आया तो कौन आएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा सर WA एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एल, प्लस राइट पे यूडीएल आया तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर, WL3/4। तो अब कंसेप्ट क्लियर हुआ, राइट और लेफ्ट क्या था, ये बार बार राइट और लेफ्ट लिख रहे थे, तो इंटरमीडिएट के दोनों तरफ हाथ लगा के देखना, लेफ्ट हैंड पे कौन सी लोडिंग वो लगाना, राइट हैंड पे कौन सी लोडिंग वो लगाना। ठीक है, एक क्वेश्चन से नहीं भी क्लियर होगा तो और बड़ा क्वेश्चन में अपने आप वैल्यू समझ में आ जाएगी। तो सर 0 × 3, तो 0 कोई लिखने की जरूरत नहीं, 3 और 3 6 दूनी 12 MB सर, इक्वल टू माइनस, सर W की वैल्यू बताओ, तो W की वैल्यू कितनी सर, तो W की वैल्यू कोई बड़ी बात नहीं है, W की वैल्यू उसके लिए कितनी सर 90, A की वैल्यू कितनी सर, A और A भी है तो A की वैल्यू 1.5 सर, L स्क्वायर मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी सर 3 का स्क्वायर, माइनस A मतलब कितना सर 1.5 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी सर पूरी यहां से यहां तक इस स्पान की 3 मीटर सर, प्लस W कितना 30, L कितना 3 का, है ना, पर्टिकुलर BC के लिए 3 का स्क्वायर डिवाइडेड 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4। तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर देंगे, कितनों को सॉल्व करते नहीं बनता वो कैलकुलेटर एक बार उठा लीजिएगा, है ना, आपका कैलकुलेटर जो होगा वो देख लीजिएगा, जनरली केसीओ का ही रहता है, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं रहती। कैलकुलेटर चलाना आपको आना चाहिए, समझ में कितना भी आ जाए, बिना कैलकुलेटर के आपका काम नहीं चल पाएगा, इसलिए कैलकुलेटर बहुत अच्छे से चलाएं, जहां ब्रैकेट लिखा है वहां लिखें, नहीं तो काम आपका नहीं चल पाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वैल्यू कितनी आ रही है, अगर किसी को आती होगी तो बताएंगे वैल्यू, मैं तो कैलकुलेट कर ही दूंगा, आपको भी वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये वैल्यू क्या 506.25 आ रही है, चेक कर लीजिए एक बार। तो कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर में लिखोगे 90 इंटू 1.5 इंटू ब्रैकेट लगाओगे 3 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 3, यहां तक का वैल्यू हो गया, प्लस करेंगे 30 इंटू 3 का क्यूब, तो 30 इंटू 3 का क्यूब कैसे हो जाएगा, शिफ्ट के साथ जहां एक्स स्क्वायर लिखा वो दबा देंगे तो क्यूब आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो वैल्यू आएगी 506.25, और इसी को मैंने बोला कि 12 से डिवाइड कर दूंगा तो MB की वैल्यू हो जाएगी माइनस 506.25 डिवाइडेड बाय 12, तो MB की वैल्यू हो जाएगी -42 कैलकुलेटर आप 3 पे फिक्स करेंगे, कैलकुलेटर 3 पे फिक्स करते बनता है क्या, ये मेन चीज है। अगर नहीं भी बनता तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी बनता तो कोई बात नहीं है, शिफ्ट दबाइएगा और मॉड दबाइए, फिक्स करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड दबाइएगा, मॉड जब तक दबाते रहिएगा जब तक FIX नहीं आ जाए, FIX नहीं आ जाए, FIX के नीचे 1 दबाएंगे, ये पूछता 0 से 9 के बीच में कितने में फिक्स करके चले, 2 में करना 2 पे करो, 3 पे करना 3 पे करो, ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ ले लेगा, तो 2 ही पे कर देते हैं, मोर देन इनफ है, तो 2 पे फिक्स करने के बाद कैलकुलेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली, या 3 पे करने के बाद कैलकुलेशन फिक्स करोगे तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
कैलकुलेशन फिक्स करने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं इसको 2 पे ही फिक्स करता हूं मान लो एग्जांपल के लिए, तो -42.19 हो गया है ना। फिक्स करने का ये फायदा है कि ऑटोमेटिकली जीरो कर लेता है। तो सर यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने बहुत बड़ा सा क्वेश्चन में किया नहीं। राइट और लेफ्ट का कंफ्यूजन था वो मैंने क्लियर कर लिया। वीडियो को रोककर आराम से MB की वैल्यू तक लिखें। ये आपके पास फॉर्मूले हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। एक बार फिर बात करूंगा इसमें ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। फिर से मैं एक बार देख लेता हूं, आपने लिख लिया होगा तो कुछ नहीं करना है। क्या परेशानी है? कुछ नहीं है। यहां तक की इक्वेशन L1 + 2 MB L1 + L2 MC L2 वो तो अपन ने प्रीवियस का बात कर ली थी। राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट सीखना था तो मैंने बोला इंटरमीडिएट की दोनों तरफ हाथ रखो या उंगली रखो। ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड पे क्या लगा? पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड लिख के मैंने लिख दिया 6AXL/L। राइट हैंड क्या है? तो राइट हैंड पे यूडीएल है तो मैंने यहां लिख लिया आपको बताने के लिए यूडीएल और 6AXR/L। वैल्यू की बात करता हूं तो जब मैंने बात करी थी कि पॉइंट लोड बनाया और लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो पहले ए आएगा, इसलिए WA_L²-A²/L। राइट टू लेफ्ट आ रहा हूं तो पहले बी आएगा, इसलिए WB_L² - B²/L। फॉर्मूला याद करना है, ड्राइव हो सकता है लेकिन इतना एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। सिमिलरली दूसरा लोड था यूडीएल, तो यूडीएल के लिए राइट हो या लेफ्ट हो WL/4 वैल्यू आनी थी तो सीधा सीधा वो है। तो जब ये पॉइंट लोड मेरा कौन सा लेफ्ट हैंड पे है तो लेफ्ट हैंड वाला फॉर्मूला हो गया WA_L² - A² + WL³/4। L पर्टिकुलर स्पान के लिए होता है, ये L है ना, ये याद रखना। पूरे स्पान का मत लगा देना, पर्टिकुलर AB की बात कर रहा हूं या BC की। MA क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एंड था मोमेंट जीरो होगा, MC क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एंड है मोमेंट जीरो होगा, तो MA MC जीरो। L1 ये वाली लेंथ तो 3 मीटर, L2 ये वाली लेंथ तो 3 मीटर, है ना। और परेशानी अगर हो रही तो LAB लिख सकते हो, इसको LBC लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मोमेंट हुआ 0 × 3, एवरीथिंग इज 0। 2 MB, L1 की वैल्यू 3, L2 की वैल्यू 3, तो 3 कितना हो गया 6, प्लस MC × L की वैल्यू 0 माइनस वैल्यू पुट करता हूं तो W माने लोड 90, A माने ये स्पॉइंट 1.5 इंटू L इस स्पान के लिए 3 का स्क्वायर माइनस A माने 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ 3 प्लस दिस वैल्यू। तो W कितना, UDL कितना 30 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 30 इंटू L की वैल्यू इस स्पान के लिए 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 फॉर्मूला ही है। जब इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करूंगा तो 12 MB, क्योंकि ये जीरो तो 12 MB इक्वल टू सॉल्व करने के बाद -506.25 या MB इक्वल टू -506.25 डिवाइडेड बाय 12, तो ये वैल्यू आ गई -42.19 किलो न्यूटन मीटर। कैलकुलेटर को मैं 2 या 3 पे फिक्स, वो आपकी मर्जी है, 2 पे भी करोगे चलेगा, 3 पे कर लोगे तो भी कोई बुराई नहीं है। जनरली 2 पे इसलिए करा दे रहा कि जब आप जाओगे अगली मेथड मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसमें 2 और 3 पॉइंट पे ही बड़ा कैलकुलेशन का डिफरेंस आता है, इसलिए ये याद रखना है उस केस पे कि 2 पे करो या 3 पे, किसी भी तरीके से अगर हर क्वेश्चन की बात करो या पूरे टॉस की बात करो तो 3 पे भी फिक्स करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, केवल और केवल मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे, इसलिए क्योंकि वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, जितना ज्यादा पॉइंट होगा उतना वेरिएशन बार बार चेंज होगा। जब मैं उसको एक बार फिक्स कर लूंगा 2 पे तो वो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए उस केस पे वहां 2 डिजिट पे करूंगा। बाकी आपकी मर्जी 3 पे करना हो 3 पे करो, है ना। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को पर्टिकुलर 2 पे फिक्स करना है, फिक्स करने का तरीका आपको कैलकुलेटर में बताया था, कुछ नहीं करना है, ये मॉड 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 दबाते रहोगे जब तक ऊपर नहीं आ जाए FIX फिक्स। फिक्स के नीचे 1 लिखा तो 1 नंबर दबा दोगे, फिर वो लिखता है FIX फिक्स 0 = 9 और क्वेश्चन मार्क, तो जितने पे फिक्स करना है, मेरी मर्जी 2 पे तो 2 दबा दूंगा, 3 पे तो 3 दबा दूंगा, 5 पे तो 5 दबा दूंगा। ये 2 3 4 5 क्या मतलब पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक जाना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक जाना है, 2 पे जाना है तो 2 दबाऊंगा, 3 पॉइंट के बाद 3 तक जाना है, मतलब आपका डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक जाना तो वो दबा दूंगा, तो मैंने 2 पे दबा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वैल्यू मेरी फिक्स होके ही आ गई। तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं थी। लेफ्ट और राइट का फंडा, और क्वेश्चन आएंगे तो और ज्यादा क्लियर होता जाएगा, ये तो एक ही स्पान था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको वीडियो आपने लिख लिया था, अब मैं इसको मिटा के आगे सॉल्व करता हूं। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको केवल और केवल MB अंकल की जरूरत थी। MB की वैल्यू मैंने निकाल दी -42.19 किलो न्यूटन मीटर। अब इस क्वेश्चन में मेरा MB आ गया
अब मेरे अननोन और कितने थे? तो क्वेश्चन में स्टार्ट था मेरा अननोन आर ए, मेरा क्वेश्चन में अननोन था आर बी, मेरा क्वेश्चन में अननोन था आर सी, और एक अननोन था एम बी, जिसकी वैल्यू मैंने निकाल ली। तो अब मैं आगे चलता हूं इसी को सॉल्व करने के लिए, और जब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा? कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने मैकेनिक्स के एसएफडी, बीएमडी और रिएक्शन निकालना सीख लिया था तो एक अननोन था, टोटल 4 अननोन थे, 4 में से एक निकल गया तो 3 बचे, और मेरी रही सही कसर कौन? 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाल देंगी। समीशन ऑफ v इक्वल टू 0, समीशन ऑफ h इक्वल टू 0 और समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0 से मेरी वैल्यू निकल जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों रिएक्शन निकालना है? जब तक क्वेश्चन में शेयर फोर्स डायग्राम बनाने को नहीं बोले जब तक तो रिएक्शन मत निकालना, चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है तो बिना रिएक्शन फोर्स के मैं शेयर फोर्स डायग्राम नहीं बना सकता। ये चीज विशेष ध्यान रखिए, है ना, ये ध्यान मुझे रखना ही रखना है। तो मेरे को शेयर फोर्स निकालने के लिए रिएक्शन निकालनी है, कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूं। तो सबसे पहली कंडीशन मैंने बोला, यहां लिख रहा हूं कैलकुलेशन फॉर किसके लिए कर देता हूं? रिएक्शन। पहले मैंने एमबी के लिए कैलकुलेशन कर दिया 3 मोमेंट थ्योरम से, रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करता हूं तो पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन समीशन ऑफ v इक्वल टू 0, इसका मतलब जितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा उसको एक तरफ जोड़ दो, और जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा उसको एक तरफ जोड़ दो। तो अपवर्ड डायरेक्शन में सर जा रहा मेरा आर ए, अपवर्ड डायरेक्शन में सर मेरा जा रहा आर बी, और अपवर्ड डायरेक्शन में सर मेरा जा रहा आर सी। इक्वल टू डाउनवर्ड की बात करूंगा तो सर एक ये 90 आ रहा है प्लस यूडीएल, और यूडीएल होता है फोर्स इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी। तो लोड में बदलने के लिए जितनी डिस्टेंस पे यूडीएल लगा उसका मल्टीप्लीकेशन, तो 30 इंटू यूडीएल कितनी डिस्टेंस पे लगा? 3। ये फोर्स के लिए बात करी। तो सर आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल टू, कैलकुलेटर से सॉल्व कर देंगे तो 90 180 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको सर मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दी, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर अभी भी काम नहीं चला, 3 अननोन है, आर ए आर बी आर सी, अभी तो एक ही इक्वेशन है। जितने अननोन होंगे उतनी इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए है, कोई बात नहीं। सर समीशन ऑफ एच इक्वल टू 0 से सॉल्व करके देखूं क्या? तो जब मैंने स्टार्ट में ही बोला था रिएक्शन कैलकुलेट करते समय कि इस वाले स्पान पे, इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले बीम के क्वेश्चन में कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है, तो अल्टीमेटली वो एच ए की वैल्यू 0 आ गई थी। यहां पे कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ना होने के कारण एच ए की वैल्यू 0 आ गई थी, तो उस पर तो टाइम खर्च करने का मतलब ही नहीं होता। ठीक सर, फिर आरसी निकालूं सर, आरबी निकालूं, बड़ी दिक्कत है, कैसे निकलेगी? सब निकलेगा। अगर मुझे आरसी निकालना है तो उसके एक पहले वाले पॉइंट में मोमेंट ले लूं, अगर मुझे आरबी निकालना है तो उसके एक पहले वाले पॉइंट में मोमेंट ले लूं। तो मैं आरसी के लिए क्या करूंगा? आरसी से पहले वाला पॉइंट बी पे मोमेंट ले लूं। अब समझ में आएगा कि मैं इतनी मेहनत बार बार शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्यों कर रहा था, समझ में आएगा। तो मैंने बोला पॉइंट बी में मोमेंट लेता हूं, मैंने बोला टेकिंग, बड़े ध्यान से देखिएगा, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी, और सेक्शन कंसीडर करूंगा, वो भी लिखूंगा राइट ऑफ द सेक्शन, मतलब में बी के राइट तक से मतलब है, लेफ्ट में क्या आ रहा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आ रहा वो मैंने बनाया, इसलिए मैं इतनी मेहनत शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कर रहा था कि एक बार बेसिक वहां समझ में आ गया तो ये न्यूमेरिकल बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। जो एडिशनल कंडीशन है वो तो निकलती रहेगी। इस केस पे सर ये 3 मीटर हो गया, और चूंकि मैं बी पॉइंट में मूवमेंट ले रहा तो एम बी, और एम बी की वैल्यू मुझे मालूम है, अच्छा इस पॉइंट पे अगर एम बी क्लॉकवाइज वैल्यू है तो इधर एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मैं अभी हाफ ऑफ द पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो इस केस पे एम बी आएगा, कितना आएगा तो वो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, -42.19। तो क्या बड़ी बात है, मूवमेंट ले लेता हूं अबाउट पॉइंट बी, और मुझे मालूम है मूवमेंट लेते समय राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है, बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा आर सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3,
ये कैसे घूम रहा है, तो सर ये क्लॉकवाइज, तो माइनस कितना 30 इंटू कितना 3, ये तो हुआ फोर्स, और यूडीएल कहां एक्ट होता है, उसके सेंटर पे, उसके हाफ डिस्टेंस पे, तो इंटू 3/2 इक्वल टू कहां मूवमेंट ले रहा हूं, बी पॉइंट पे, तो साहब मैंने लिख दिया एम बी। किसी को कोई परेशानी, बी पॉइंट पे मूवमेंट कितना, एम बी। तो मैंने लिखा सर आर सी इंटू 3, बहुत अच्छी बात है सर, इसको काट दिया और सॉल्व किया कैलकुलेटर से, तो कितना हो जाएगा सर 15 3 45, ठीक है। तो सर ये कैलकुलेट करने के बाद, सर ये कैलकुलेट करने के बाद 135 आ रहा है, आने दो। और एमबी की वैल्यू तो सर मुझे मालूम है कितनी निकाली मेहनत करके, -42.19 किलो न्यूटन। तो सर क्या आरसी की वैल्यू निकल जाएगी, क्यों नहीं निकल सकती। तो आरसी इंटू 3 इक्वल टू -42.19 प्लस 135 हो गया क्या। तो यहां से क्या मैं आरसी की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो 135 माइनस 42.19 हो गया। तो सर ये आरसी इंटू 3 इक्वल टू 92.81 हो गया सर, और आरसी इक्वल टू सर क्या हो जाएगा 92.81 डिवाइडेड बाय 3 क्या। तो सर आरसी की वैल्यू आ गई सर, कितनी आ गई सर, आरसी की वैल्यू आ गई 30.94 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत क्या सर, फिर से देख लो सर, कोई परेशानी तो नहीं। तो कुछ नहीं सर, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे आरसी निकालना तो एक पहले वाले जॉइंट में मूवमेंट ले लूं, एक पहले वाला जॉइंट या एक पहले वाले सपोर्ट में मूवमेंट ले लूं, तो बी पॉइंट तक लेना है और राइट ऑफ द सेक्शन कंसीडर करना है। तो क्या दिख रहा है मुझे, एक तो आरसी दिख रहा है, एक 30 दिख रहा है, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो कोई उसका लेना देना नहीं है। तो सर मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव। सर ये आरसी घुमाया तो एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस आरसी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3। सर ये 30 घुमाया क्लॉकवाइज, तो 30 इंटू 3, और कहां एक्ट होगा, इसके हाफ ऑफ द लेंथ पे, तो 3/2, और कहां मूवमेंट ले रहा, एमबी पर, तो इसलिए सर एमबी। ठीक है, उसको मैंने सॉल्व किया, तो इसको मैं कैलकुलेटर आपको भी साथ में चलाना है और सॉल्व करना है। हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन में गलती हो जाए, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, तो इंसान से गलती हो सकती है। तब भी आरसी इंटू 3 यह हो गया 135, और ये आपने एमबी की वैल्यू निकाली थी -42.19, माइनस उधर जाएगा तो नॉर्मल मैथमेटिक्स से प्लस 135, सॉल्व करके 92.81 और 3 से डिवाइड कर दिया, तो 30.94। कोई बड़ी बात क्या, मेरे ख्याल से इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो सर मुझे एक और मिल गया, इस अननोन पे आरसी मिल गया। सर अभी भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि आरबी और आरए निकालना है। तो फिर मैंने बोला कि अगर मुझे आरबी निकालना तो एक पहले वाले पॉइंट में मूवमेंट ले लूं, अगर मुझे आरबी निकालना तो एक पहले वाले पॉइंट में मूवमेंट ले लूं, तो ले लेता हूं मैं। यहां तक आप वीडियो पॉज करके लिखें, क्योंकि मेरे पास वहां जगह नहीं है, वीडियो पॉज करके लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें बहुत आसान है, केवल आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था, वो इसलिए मैंने बेसिक क्लास में आपको कराया। तो आप इसको उतार लीजिए वीडियो रोक कर, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आपने लिख लिया, हो गया आपका आरसी निकल गया, आपका एमबी निकल गया। तो जो वैल्यू निकल गई वो मैं यहाँ लिख लेता हूं, ताकि मेरे को सॉल्व करने में कैलकुलेशन इजी रहे। तो यहां तक मेरा निकल गया। अभी मेरा अननोन केवल क्या क्या बचा, तो मेरा अननोन बचा अब इस केस में आर ए और आर बी, और मैंने बोला अगर बी निकालना तो उससे एक पहले वाले पॉइंट में मूवमेंट निकाल लो, अल्टीमेटली वैल्यू निकल जाएगी। अब एक नई चीज आपको यहां सीखने को मिलेगी कि समझो बी पॉइंट पे अगर ये क्लॉकवाइज आ रहा, और क्लॉकवाइज के लिए मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया -42.19, तो ये यहां से एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू उतनी रहेगी, कितनी, +42.19। तो -42.19 प्लस 42.19 इस बी पॉइंट पे, इस बी जॉइंट पे आपका अल्टीमेटली मूवमेंट बी ए और बी सी का 0 होगा। हमेशा ये याद रखना है, किसी भी जॉइंट पे अगर पूरा बीम है, कंटिन्यूअस बीम है, तो इस बी जॉइंट पे ऑलवेज मूवमेंट 0 होगा, क्योंकि बी सी आ रहा आपका अगर क्लॉकवाइज, तो सी बी आपका या बी ए आपका क्या हो जाएगा, अगर बी सी आपका क्लॉकवाइज तो बी ए आपका एंटी क्लॉकवाइज। और अगर बी की वैल्यू यहाँ पर्टिकुलर टोटल मूवमेंट की वैल्यू -42.19 है, तो इधर से अगर ये क्लॉकवाइज है तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज, तो एक माइनस एक प्लस, सेम डाटा की वैल्यू बी पे 0 होती है। ये ध्यान रखना है जब रिएक्शन कैलकुलेट करोगे तब। अभी समझ में आएगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं।
है ना। तो अगर मेरे को नहीं समझ में आ रहा सर, मैं तो लिखता हूं MBC। तो सर MBC अगर मैंने -42.19 किलो न्यूटन मीटर लिखा ना सर, तो MBA कितना हो जाएगा अल्टीमेटली, तो सर MA प्लस 42.19 होगा। इस अल्टीमेटली B पॉइंट पे जब बात करूंगा तो क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। ये क्यों लिख रहा हूं अभी समझ में आएगा। तो अब मैंने बोला कहां मूवमेंट ले लूं, A पॉइंट पे, तो मैंने बोला टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट A, और यहां लिखूंगा राइट ऑफ द सेक्शन, कंसीडर राइट ऑफ द सेक्शन। तो पूरा बीम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बना देता हूं। क्या बना देता हूं सर, ये तो कपल जैसा दिख रहा है, दिखने दो। आरसी कैसे घूम रहा सर, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस आरसी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आरसी की कितनी होगी A तक, 3+3, तो आरसी इंटू 3+3, आरसी इंटू 3+3, आरसी है यहां तक जाने के लिए 3+3 कितना हो गया, 6 हो गया सर, आरसी का काम खत्म। MC का मूवमेंट 0, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर ये क्या कपल, सर ये कपल है कितने का, सर ये कपल है 30 का, कपल बनेगा तो माइनस, क्योंकि ये हुआ क्लॉकवाइज, 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस UDL, 30 इंटू 3 से क्या हुआ, फोर्स कहां एक्ट होगा सर, इसके हाफ ऑफ द लेंथ पे, तो सर 3/2, यहां तक तो मैं पढ़ चुका था, 3/2 से मैं कहां पहुंचा, यहां तक जाने के लिए और कितना ऐड करना पड़ेगा सर, ये वाला 3 और ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने ये 3 भी कर दिया सर। उसके बाद ये देखो आपने 2 बना दिए, इसको आपने बोला था सर कपल है, अब कपल है तो मैंने बता दिया कि साहब एक की वैल्यू -42.19 है, तो एक की +42.19 है। समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, अगली बार से ऐसा कोई इंटरमीडिएट जॉइंट आए और आप पूरा मूवमेंट ले रहा हो सेक्शन तक, तो यहां अल्टीमेटली उसको 0 है, कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी समझाने के लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं कि इस कपल का नाम हो गया साहब MBC, इस कपल का नाम हो गया साहब MBC, के बाद इस कपल का नाम हो गया सर MBA। तो समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, कपल क्लॉकवाइज तो माइनस, एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस, तब ये वैल्यू आपको केवल वैल्यू से मतलब रखना पड़ेगी। तो उस केस पे सर आपने लिखा कपल आया सर, इसका नाम MBC था, है ना, और क्योंकि सर क्लॉकवाइज था तो माइनस हो गया, और सर ये कपल क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस हो गया सर, यहां तक कोई दिक्कत है ना। ये लिखना नहीं है, केवल आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लिख दे रहा हूं, अगली बार से कुछ नहीं लिखाएगा। ये कपल B की वैल्यू है MBC, इसकी वैल्यू होगी 42.19 और इसकी वैल्यू 42.19, है ना, क्योंकि B के ही मूवमेंट हैं, दोनों B के ही मूवमेंट हैं। कितना 42.19 यहां से भी, 42.19 यहां से भी, तब जाके स्टेबल हो रहा है ना, तब जाके यहां मूवमेंट अल्टीमेटली कितना होगा, 0 होगा। तो इस केस पे मैंने बोल दिया कि सर BC चूंकि मेरा क्लॉकवाइज था तो माइनस लिख दिया, BA मेरा एंटी क्लॉकवाइज था तो क्या लिख दिया सर, प्लस लिख दिया। बहुत अच्छी बात है। प्लस कौन सा वाला सर, आरबी कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो RB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर 3, बहुत अच्छे। माइनस सर ये 90 कैसा घूम रहा सर, ये 90 क्लॉकवाइज, और राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव मुझे पता है, तो अगर ये माइनस एंटी क्लॉकवाइज 90 इंटू सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई इसकी 1.5, मूवमेंट कहां ले रहा बेटा, A पे, और A की वैल्यू तो मुझे वैसे भी मालूम है कि MA इक्वल टू सिंपली सपोर्टेड है तो 0 होगा। ठीक है सर आगे सॉल्व करता हूं। RC की वैल्यू सर अभी निकाली, कितनी आई RC की, तो सर RC की वैल्यू आई 30.94 इंटू डिस्टेंस 336 हो गया सर, माइनस ये हो गया 30 इंटू 3 तो 90 इंटू कितना हो जाएगा, 3/2 माने 4.5 हो गया सर, माइनस लगो बी मूवमेंट की वैल्यू 42.19, साइन के कारण हो गया -42.19, प्लस बी ए की वैल्यू भी 42.19, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस 42.19, ठीक है, प्लस RB निकालना है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3,
और ये हो जाएगा -90 इंटू 1.5 और MA क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एंड है तो मूवमेंट 0 होगा। इसके बाद सर क्या हुआ, -42.91 प्लस 42.91 तो सर कैंसिल हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब पूरे स्पान के लिए मूवमेंट लोगा तो इस बी पॉइंट को, ये जो पॉइंट बी और बी सी का आ रहा है वो कंसीडर क्यों नहीं करते, उसका रीजन यही है कि अगर ये बी मूवमेंट आ रहा क्लॉकवाइज तो उतना ही एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट से आ रहा तो प्लस एक्स माइनस एक्स अल्टीमेटली कितना हो जाता 0। तो ये समझाने के मैंने लिए ऐसा लिख दिया ताकि आपको अगली बार कंफ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट टाइम से ये मैं एम बी सी और बी ए लिखने की जरूरत करूंगा ही नहीं, ना आपको टेंशन लेना है। तो अब क्या बचा सर, आरबी बचा। तो आरबी सर पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव है, इसको सॉल्व करता हूं सर थोड़ा सा। तो कितना हो जाएगा 30.94 इंटू 6 माइनस 90 इंटू 4.5 माइनस 90 इंटू 1.5। तो सर ये -354.36 प्लस सर आरबी इंटू 3 हो जाएगा। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, ये माइनस का उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 354.36 और सर आरबी इक्वल टू इसी को कितने से डिवाइड कर दूं सर, 3 से कर दूं। इसको किससे डिवाइड कर दूं सर, 3 से, तो ये वैल्यू आ गई 118.12। सर ये आरबी की वैल्यू आ गई, ये आरबी की वैल्यू आ गई। आपके पास आरसी की वैल्यू भी थी। जब मुझे आरबी की वैल्यू मिल गई, मुझे आरसी की वैल्यू मिल गई, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट द वैल्यू ऑफ किस की, आर ए प्लस किस की, आर बी एंड आर सी। तो क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, पीछे देखेंगे, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल टू इक्वेशन थी आपकी 180। आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल टू 180। तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल टू 180 इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। उस पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आर ए की वैल्यू निकालनी है, तो आर ए प्लस आर बी की वैल्यू आपकी 118.12 प्लस आर सी की वैल्यू 30.94 इक्वल टू 180। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 118.12 माइनस 30.94। जब मैं आर ए कैलकुलेट करूँगा तो मेरे आर ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 180 माइनस 118.12 माइनस 30.94। तो अगेन आर ए की वैल्यू भी आ गई 30.94 किलो न्यूटन। डायरेक्शन अपवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर ये माइनस 30.94 आती मतलब जो आपने डायरेक्शन अपवर्ड मानी वो अपोजिट है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपको 3 वैल्यू मिल गई हैं, आर ए आर बी आर सी की वैल्यू मिल गई। तो मेरी रिएक्शंस की वैल्यू हो गई, रिएक्शंस क्या क्या आ गई, तो आर ए इक्वल टू मेरा आ गया 30.94 किलो न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन, आर बी मेरा आ गया 118.12 किलो न्यूटन, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन, और आर सी इक्वल टू मेरा आ गया 30.94 किलो न्यूटन, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन। तो जब मेरी रिएक्शन निकल गई तो मेरे को क्या निकालना है, शेयर फोर्स डायग्राम। और शेयर फोर्स डायग्राम के लिए मैं बोलूँगा कैलकुलेशन फॉर शेयर फोर्स, कैलकुलेशन फॉर शेयर फोर्स। और जब मैं शेयर फोर्स के लिए कैलकुलेशन करूँगा तो मुझे कुछ याद नहीं रखना, क्रिकेट का आर यू एन रन, राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव, तो आर फॉर राइट हैंड साइड ये आपको पता ही है, यू फॉर भी आपको पता है अपवर्ड, और एन फोर भी आपको पता है नेगेटिव। तो राइट हैंड साइड में अपवर्ड जो फोर्स आएंगे वो नेगेटिव रहेगा, ये मुझे पता रहता ही है बेसिकली। आगे चलते हैं, तो अब मैं क्या निकाल देता हूँ, शेयर फोर्स का कैलकुलेशन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सी पॉइंट पे। तो मैंने बोला शेयर फोर्स एट सी, तो शेयर फोर्स एट सी मतलब एफ सी, और एफ सी पे देखें तो 30.94 आर सी कैसे जा रही है, अपवर्ड, और राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव, तो माइनस आर सी माने इसकी वैल्यू आई माइनस 30.94 किलो न्यूटन, ये आपकी एफ सी की वैल्यू हो गई। फिर मैंने बोला बी पॉइंट पे निकालता हूँ, तो बी पॉइंट पे मेरे को राइट और लेफ्ट लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला था यूडीएल के स्टार्ट को छोड़कर कहीं भी, स्टार्ट पॉइंट को छोड़कर कहीं भी पॉइंट लोड लगेगा
तो मेरे को राइट और लेफ्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि पॉइंट लोड की टेंडेंसी होती है डायग्राम को, शेयर फोर्स डायग्राम को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, इसलिए मुझे इसका राइट और लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो मैं शेयर फोर्स एट बी के लिए क्या क्या दिख रहा है पहले वो बना के देखता हूँ। तो शेयर फोर्स एट बी मतलब बी पॉइंट तक मुझे जो दिख रहा होगा वो मेरे को बनाना है, तो मैं सीधा सीधा उसको बना लेता हूँ। एक तो मुझे ये आर सी दिख रहा है जिसकी वैल्यू है 30.94, एक उसके बाद मुझे यूडीएल दिख रहा है जिस यूडीएल की वैल्यू है 30 किलो न्यूटन पर मीटर। ये यहाँ पे एक रिएक्शन लग रही आर बी जिसकी वैल्यू 118.12 है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, तो इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने बोला था यूडीएल के स्टार्ट को छोड़कर कहीं भी पॉइंट लोड लगेगा तो राइट और लेफ्ट कंसीडर करना, सडन राइट सडन लेफ्ट। सडन राइट सडन लेफ्ट का मतलब समझाया था कि ऐसा नहीं कि 3 मीटर से उधर चले गए, 2 मीटर ले लिया, 1 मीटर नहीं, 3 मीटर से थोड़ा सा कम, भले वो 2.998 है, मतलब इस अगर प्रैक्टिकली बोले तो इस रिएक्शन के कंपोनेंट को कंसीडर पहली बार में नहीं करना। तो मैंने बोला एफ बी और यहाँ लिखा लेफ्ट, पहले आएगा राइट, एफ बी राइट, आर फॉर राइट। राइट में देखेंगे तो यहाँ तक क्या दिख रहा है, तो एक आर सी जा रहा है अपवर्ड, तो माइनस कितना जा रहा है 30.94 प्लस यूडीएल है कितने का है 30 का, कैसे जा रहा है डाउनवर्ड, राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव तो डाउनवर्ड पॉजिटिव, इसलिए प्लस कितना होगा 30 इंटू ये तो होगा एक मीटर के लिए 30 किलो न्यूटन, तो 3 मीटर पर लगा तो 30 इंटू 3। राइट ले रहा हूं, इसका मतलब इस फोर्स को कंसीडर नहीं करना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू देख लेता हूं मैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी -30.94 प्लस 90, तो ये वैल्यू आ गई मेरी 58.06 पॉजिटिव किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये मेरी एफ बी राइट की वैल्यू आई। वैसे ही मैं एफ बी लेफ्ट की बात करूंगा, लेफ्ट मतलब कुछ नहीं, इसको और कंसीडर करना है, मतलब ये मेरा -30.94 आएगा ही आएगा, प्लस 30 इंटू 3 ये यूडीएल के लिए आएगा ही आएगा, और आर बी अपवर्ड जा रहा तो माइनस, क्योंकि राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव, ये पूरा राइट हैंड साइड है, माइनस आर बी मतलब 118.12। तो एफ बी लेफ्ट की जब मैं बात करूंगा तो एफ बी लेफ्ट इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, वैल्यू चेक करता हूँ, माइनस आएगा प्लस आएगा, चेक कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको चेक करूंगा तो ये हो गया मेरा -30.94 प्लस 90 माइनस 118.12, तो ये आ गया आपका -59.06 किलो न्यूटन। चेक कर लीजिए, -30.94 प्लस 90 50, ठीक है, तो -30.94 प्लस 90 59.96 माइनस 1.12, तो -59.1 प्लस एक माइनस, दोनों का डिफरेंस है ना। देन मैं लूंगा डी पॉइंट, तो एफ डी, तो शेयर फोर्स एट डी पॉइंट, तो डी तक क्या दिख रहा है वो बना लेता हूं। तो डी तक मुझे क्या दिख रहा है, डी तक में मेरा एक पॉइंट लोड आ जाएगा यहाँ पे, डी पॉइंट पे कितनी वैल्यू उसकी 90, बी पे एक रिएक्शन आएगी कितनी 118.12, उसके बाद एक मेरा यूडीएल लगेगा और एक ये लगेगा आर सी जिसकी वैल्यू कितनी है, आर सी की वैल्यू 30.94, ये कितने का है आपका 30 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी है 1.5 मीटर, ये डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर। तो इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी आर डी की, मुझे वैल्यू मिलेगी आर डी की। ठीक है, तो अब इसको वीडियो पॉज कर कर लिख लीजिए, फिर हम आर डी की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो जब मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा उसको तो मेरा कितना हो जाएगा, तो मेरा एफ डी इक्वल टू, जब ये वैल्यू मेरी आ चुकी तो मेरा एफ डी कितना हो जाएगा वो कैलकुलेट कर देता हूँ। तो मेरा जो एफ डी आएगा कैलकुलेट करके, एफ डी इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे डी पॉइंट पे, तो पहले -30.94 क्योंकि राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव, प्लस 30 इंटू 3 ये हो गया फोर्स यूडीएल में, माइनस 118.12 प्लस 90, तो एफ डी की वैल्यू निकालो कितनी आ रही,
तो एफ डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30.94। एफ डी की वैल्यू आ गई 30.94 किलो न्यूटन। ठीक है, डी निकालने के बाद अब क्या बचा, ए, और मेरा शेयर फोर्स एट ए एक्चुअल कितना आना चाहिए, शेयर फोर्स एट ए मेरा जो एफ ए आना चाहिए वो आर ए के बराबर आना चाहिए, तो मैंने सही किया है। अगर आर ए के बराबर नहीं आया तो मैंने गलत किया है। तो मैं ए पॉइंट पे खड़ा होता हूँ और देखता हूँ कितनी वैल्यू आई, तो मेरी आर सी की वैल्यू -30.94, ठीक है, प्लस 30 × 3 यूडीएल के लिए हो गया, ठीक है, -118.12, ओके, प्लस 90। इसको सॉल्व करूंगा तो वही पूरा की पूरा ऊपर वाला कैलकुलेशन है। इसका मतलब एफ ए बराबर भी आएगा +30.94, और ये किसके बराबर हो गया, आर ए। अगर ये सही है तो मेरा क्वेश्चन सही है, और अगर ये सही नहीं है तो दिक्कत है। इसका मतलब मुझे मालूम चल गया कि मेरा शेयर फोर्स एट सी -30.94, एफ बी राइट और लेफ्ट इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि यूडीएल के स्टार्ट को छोड़कर अगर कहीं भी पॉइंट लोड लगता है तो पॉइंट लोड की टेंडेंसी होती है डायग्राम इंक्रीज या डिक्रीज करना, तो वो हो गया डी पे आई 30.94 और ए पर भी आई 30.94। एसएफडी बनाने के लिए मुझे मालूम है कि सीधा सीधा सबसे पहले मेरी जो लाइनें हैं उसको मैं नीचे तक प्रोजेक्ट करूंगा। ये वाली मूवमेंट के लिए है, इसको डॉटेड में छोड़ देना। उसके बाद मैंने बोला था शेयर फोर्स को बनाते समय कुछ लिखवाया था, तो मैंने लिखा था मेरी एक लाइन होगी जिसका नाम होगा बेस लाइन। बेस लाइन की क्या खासियत, बेस लाइन पे सब वैल्यू 0, शेयर फोर्स की पूरी वैल्यू 0। फिर मैंने बोला था कोई भी वैल्यू चालू होगी स्टार्ट होगी इनिशियल 0 से, और मैंने बोला कि पॉइंट लोड की टेंडेंसी होती है डायग्राम को इंक्रीज या डिक्रीज करना। ये डायग्राम को देखें तो ये आपका जो एफ सी आ रहा है वो आ रहा -30.94, मतलब आपका क्या हो गया 30.94 माइनस का, हमने बोला था बेस लाइन के नीचे नेगेटिव वैल्यू, बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू शेयर फोर्स के लिए, तो वो मैंने बनाई 30.94। बी की 2 वैल्यू आएंगी, क्यों, क्योंकि यूडीएल के लास्ट पे पॉइंट लोड लगा है और पॉइंट लोड की टेंडेंसी होती है डायग्राम को इंक्रीज या डिक्रीज करना। तो मैंने बोल दिया अगला मैंने बोल दिया एफ बी राइट कितना +59.06, तो प्लस है तो यहाँ कहीं मैंने बना दिया 59.06। ये मेरी लेफ्ट की वैल्यू, ऑलवेज लेफ्ट से सॉरी राइट की वैल्यू। लेफ्ट की वैल्यू कितनी है, तो लेफ्ट की वैल्यू देखिए -59.06, तो इसी लाइन पे -30 पॉइंट इतना है तो ये माइनस आ गई 59.06, है ना, ये हो गई आपकी लेफ्ट वैल्यू। उसके बाद मेरी एफ डी की वैल्यू कितनी 30.94 पॉजिटिव, तो 50 यहाँ तो 30 का करीबन इसी के बराबर अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा। और ए की वैल्यू भी कितनी +30.94, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला क्योंकि आपका डायग्राम इनिशियल 0 से चालू हुआ, पॉइंट लोड के कारण मेरी वैल्यू माइनस में आई, मतलब क्या हो गया सडन डिक्रीज हुआ। फिर दोनों के बीच में अगर यूडीएल है, कोई लोडिंग है, तो मेरी बनाएगी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और ऑलवेज मैं जोड़ता हूँ राइट से, ऑलवेज मैं जोड़ता हूँ राइट से, ठीक है। तो ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ऑलवेज मैं जोड़ता हूँ राइट से, तो राइट से जोड़ दिया। उसके बाद पॉइंट लोड के कारण डायग्राम +59.06 से -59.06 हो गया, मतलब वैल्यू मेरी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। किसके कारण, इस पॉइंट लोड 118 पॉइंट के कारण। फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं तो कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अगेन पॉइंट लोड के कारण मेरी वैल्यू माइनस से प्लस चले गई, कितनी 30.94, कितनी चले गई +30.94। फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और ये हो गया आपका 0। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये मेरा कौन सा डायग्राम बन गया, शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। ये बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। वीडियो रोक कर आप उतार लीजिए। तो शेयर फोर्स डायग्राम अभी एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का, बचा हुआ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बनाएंगे। पहले यहाँ तक उतार लीजिए, वीडियो रोक के, वीडियो रोक के लिख लिया। अब आगे बात करते हैं इसी का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको अगर आपको समझना है तो फिर से देख लीजिए। इनिशियल वैल्यू 0, पॉइंट लोड के कारण डिक्रीज हुई 30.94। अगली वैल्यू क्योंकि यूडीएल के स्टार्ट को छोड़कर
कहीं भी एंड पे या कहीं भी आपका पॉइंट लोड लगा है तो पॉइंट लोड की टेंडेंसी होती है डायग्राम को इंक्रीज या डिक्रीज करना, इसलिए हम इसका क्या ले लेंगे, राइट ले लेंगे पहले सेक्शन का, फिर लेफ्ट। राइट मतलब इस लोड को कंसिडर नहीं करना, लेफ्ट मतलब इस लोड को कंसिडर कर लेना। तो जब मैंने राइट को कंसिडर किया तो वैल्यू आई थी 59.06, ठीक है। लेफ्ट की वैल्यू आई थी 59.06, लेकिन माइनस के इसलिए नीचे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद एफ डी की वैल्यू 30.94 और एफ ए की वैल्यू 30.94, आखिरी में जाके 0 होती है। मैंने बोला इनिशियल 0 से चालू होता है, यहाँ से डिक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या है, यूडीएल है, तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन से राइट वाले से हमेशा जोड़ते हैं, तो राइट से जोड़ा। फिर क्या हुआ, क्योंकि ये पॉइंट लोड था तो प्लस 59.06 से वैल्यू डिक्रीज हो गया, माइनस 59.06 चली गई, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो गया, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अगेन पॉइंट लोड लगा तो उसके कारण मेरी वैल्यू प्लस माइनस 59.06 से बढ़ के कितनी हो गई, प्लस 30.94, तो ये इनहेंस हो गई। फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और अल्टीमेटली फाइनली कहाँ जाएगा, 0 पे। तो ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम था। अब मेरे को बनाना है इसका, अब मेरे को बनाना, ये आपका डायग्राम एक के नीचे एक बनता जाएगा, है ना। अब मुझे बनाना है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते समय जितना मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पहले सीखा था वो फंडा सेम यहाँ लगाऊंगा, वो फंडा सेम यहाँ लगाऊंगा, केवल और केवल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए, केवल और केवल किसके लिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए वो फंडा लगता है, वो मैं लगाऊंगा है। और कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट की जब मैं बात करूंगा, मतलब जो मैंने कैलकुलेट करके वैल्यू निकाली एमबी की, वो अलग चीज है, तो उसके लिए मैं बात कर लेता हूं। ये एक्चुअल में लाइन सेंटर में दिखनी चाहिए क्योंकि आपका 3 के आधे पे आप वो लगा रहा हूं, ये इसका सेंटर जहां भी हो ये लाइन है, ठीक है। अब जाके कैलकुलेशन में स्टार्ट, जहां से मैंने कैलकुलेशन किया था, फ्री बॉडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करी थी। ये स्पान BC के लिए वैल्यू देखो और ये स्पान AB के लिए वैल्यू देखो। तो BC के लिए वैल्यू आई थी, कितनी आई थी अगर देखना हो तो, उसको मैंने बोला था फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पीछे आप देख सकते हैं, नहीं तो निकाल भी सकते हैं। फिर से यहाँ मैं आपको लिखा हुआ है आपके पास, ये तो मैं केवल यहाँ लिख रहा हूँ ताकि वैल्यू मुझे पता चले। तो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मेरा क्या हो जाएगा, फॉर स्पान BC, और यहाँ मैंने लिखा MX, तो कितना हो जाएगा वो, और वो कहाँ मैक्स होगा, सेंटर पे, सेंटर का नाम दिया था मैंने ME, और कितना होता है WL²/8 होता है, ये कैलकुलेट किया था। तो W की वैल्यू 30, L की वैल्यू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, वैल्यू मेरे ख्याल से 67.5 किलो न्यूटन मीटर आई थी। एक बार चेक कर लीजिए एक बार चेक कर लीजिए। तो 30 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, तो मैं 30 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, तो वैल्यू आई 33.75। सॉरी, कैलकुलेटर चलाते रहिएगा ताकि आपका क्या हो, कैलकुलेशन पता चले। मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, आप हाँ कर देते हो, वो नहीं। उसके बाद फॉर स्पान AB MX किस पॉइंट पे है, D पॉइंट पे, MD, और इसके लिए वैल्यू थी WAB/L क्या, तो W की वैल्यू कितनी 90, A की वैल्यू कितनी 1.5, B की वैल्यू कितनी 1.5 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ AB की 3, तो ये वैल्यू मेरे ख्याल से थी उतनी 66.75 जो भी आ रही थी। तो मैंने लिखा 90 इंटू 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 3, तो 67.50 ये वैल्यू थी, 67.50 किलो न्यूटन मीटर ये वैल्यू थी, ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसको हमने पढ़ते समय बहुत आसानी से पढ़ा था। तो मैंने बोला ME की वैल्यू कितनी आई साहब, ME की वैल्यू आई 33.75, और मैंने लिखा था कि आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए बात करूँ या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए बात करूँ तो पॉजिटिव वैल्यू ऊपर प्लॉट होगी, तो ये ME की वैल्यू हो गई, और MD की 67.50, तो ये यहाँ हो गई, ठीक है। फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसलिए बोल रहा हूँ कि सपोर्ट कुछ भी हो, इनिशियल में सपोर्ट को फ्री एंड मानता हूँ, फ्री एंड या सिंपली सपोर्टेड एंड में बेसिकली मोमेंट कितना होता है 0 0, कोई दिक्कत नहीं। दोनों स्पान के बीच में क्या है UDL, तो कैसा बनेगा बेटा, पैराबोलिक कर्व। दोनों स्पान के बीच में कुछ नहीं, तो ये वैल्यू कुछ नहीं, तो ये बनेगी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। ये आपका कौन सा डायग्राम हुआ, ये आपका म्यू डायग्राम हुआ। ये आपका सिंगल इसको लिखोगे तो ये म्यू डायग्राम है,
ठीक है, आपको पूरा कंपोजिट बनाना है। कंपोजिट बनाने के लिए यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। ये आपका कौन सा डायग्राम हुआ, म्यू डायग्राम। इसी को अपन कंपोजिट बनाएंगे। उसके लिए 3 छोटे से पॉइंट और याद रखने हैं, है ना। ये जितना भी बना फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना, और ये सेम एज कैसे बनाता हूं मैं, सेम एज फर्स्ट ईयर का जो मेरा SFD BMD बनता है वहां तक का ये कैलकुलेशन सेम वैसे ही का वैसे ही वही पॉइंट अप्लाई हुए हैं। कुछ मैंने अलग से कुछ नहीं किया है। अब काम की चीज है कि टॉस में नया क्या करना है। तो टॉस के लिए कुछ नहीं करना है, ये नोट याद रखना है हमेशा। और पूरे टॉस में कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट, जो भी मैं मोमेंट निकालूंगा उस मोमेंट को कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट बोलूंगा। तो मैं पहला बोलता हूं कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। फॉर कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट क्या करना है, फॉर कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट के लिए पहला पॉइंट, जैसा मैं शेयर फोर्स डायग्राम के लिए बात कर रहा था और बेंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फर्स्ट ईयर वाले SFD BMD के लिए बात कर रहा था, तो उस केस पे मेरी पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज प्लॉट होती थी अबव द बेसलाइन और नेगेटिव वैल्यू प्लॉट होती थी बिलो द बेसलाइन। कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट के लिए वाइस वर्सा चलेगा, कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट के लिए वाइस वर्सा चलेगा। इसका मतलब जो मैंने फर्स्ट ईयर में SFD BMD बनाया था वो अभी तक कंप्लीट हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने टॉस के लिए बात करी तो कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट जो मैं कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल रहा था, जैसे MB की वैल्यू निकाली थी, पीछे आप देखेंगे कॉपी में आपके तो MB की वैल्यू दिख गई होगी, कितनी है 49 पॉइंट कुछ आपने वैल्यू निकाली 42.19, तो वही 42.19 को मैं बोल रहा हूं कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट। तो मैंने बोला उस केस पे आपकी जो वाइस वर्सा चलती है, मतलब जैसे मैं बेंडिंग मोमेंट में मान के चल रहा था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में मान के चल रहा था, या फर्स्ट ईयर के बेंडिंग मोमेंट के लिए मैं मान के चल रहा था, तो मैंने बोला था कि जो मेरा पॉजिटिव वैल्यू बेस लाइन के ऊपर और नेगेटिव वैल्यू बेस लाइन के नीचे, यहां इसका उल्टा होता है। और कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट में उल्टा मतलब आपका नेगेटिव वैल्यू बेस लाइन के ऊपर और पॉजिटिव वैल्यू बेस लाइन के नीचे होती। तो मैंने बोला पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कौन सा मोमेंट, कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट इज प्लॉट बिलो, ये थोड़ा सा उल्टा रहता है, below the baseline and negative value plot above the baseline। ठीक है, तो उल्टा कुछ नहीं करना है, जो हम सिंपल SFD BMD के लिए करते थे उसका उल्टा पॉइंट यहां होता है। दूसरा इसका पॉइंट हमें ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि इस टाइम पे हमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे वैल्यू को सीधे जैसे हम पैराबोलिक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन कर रहे थे, किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए। कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट के लिए ऑलवेज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से ही जोड़ना है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऑलवेज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन कनेक्टेड विथ कैलकुलेटेड मूवमेंट, खत्म कहानी। अब डायग्राम बन जाएगा, है ना। तो कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट के लिए इतना याद रखना है कि जो मैं फर्स्ट ईयर के बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा था उसका जस्ट उल्टा होगा। मतलब मैं वहां बोलता था कि पॉजिटिव वैल्यू बेस लाइन के ऊपर और नेगेटिव वैल्यू बेस लाइन के नीचे होगी, यहां उल्टा हो जाता है, नेगेटिव वैल्यू बेस लाइन के ऊपर और पॉजिटिव वैल्यू बेस लाइन के नीचे। दूसरा, कुछ भी हो, कोई भी लोडिंग हो या नहीं हो स्पान पे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, हमारा डायग्राम ऑलवेज जुड़ेगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से। बस ये 2 पॉइंट याद रखें, ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखें MB की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी थी मैंने, कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट देखो, MA की वैल्यू मैंने बोली थी 0 है ही क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एंड है। MB की वैल्यू मैंने निकाली थी मेहनत करके, -42.19 किलो न्यूटन मीटर आई थी, और MC की वैल्यू मुझे मालूम है 0 क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एंड है। देखो ये 3 वैल्यू आई थी, पीछे आप देखेंगे अगर आपने लिखा होगा तो पीछे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं देख लेता हूं, है ना। ये MB की वैल्यू अगर आपको नहीं दिख रही तो साइड में लिख देता हूं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि MA की वैल्यू मैंने निकाली थी कितनी, तो मैंने बोला MA की वैल्यू 0, MB की वैल्यू -42.19
किलो न्यूटन मीटर और mc सिंपली सपोर्टेड, तो इसकी वैल्यू 0। अब क्या करना है, इसी डायग्राम के ऊपर ओवरलैप करना है, ठीक है। तो मैंने बोला ma की वैल्यू कितनी बेटा 0, mc की वैल्यू कितनी 0 और mb की वैल्यू माइनस बेसलाइन के ऊपर प्लॉट होगी कितनी 42.19, 67 ये 33.75 यहां, तो यहां कहीं 42.19 होगी, ठीक है। और मैंने अगला पॉइंट बोला कि टेंशन ही नहीं लेना, लोडिंग है नहीं है, सीधा सीधा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से मर्ज कर देना। क्या कर देना, सीधा सीधा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट को मर्ज कर देना। अब देखो बड़ा ध्यान से, 67.50 पॉजिटिव वैल्यू थी, हाँ, खाली ऊपर वाला जो है ना, कॉमन नीचे वाला नहीं। 42.19 नेगेटिव वैल्यू थी, हाँ, और 33.75 भी पॉजिटिव वैल्यू थी, हाँ। हैच कितना पार्ट कर रहा हूं जो ओवरलैप नहीं हो रहा, जैसे ये वाला और ये वाले ट्रायंगल का ये पार्ट ओवरलैप था, इसको हैच नहीं कर रहा। ये वाला पार्ट इसमें दोनों में कॉमन था, वो हैच नहीं कर रहा। अब ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये टॉस के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पहले वाला था ब्लैक पेन से। तो इतना क्वेश्चन करके आएंगे तब जाके आपको 20 नंबर या जितने 14 नंबर का, अगर 70 नंबर का एग्जाम है तो 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, और अगर आपका 100 नंबर का एग्जाम है तो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन आता जरूर है 3 मोमेंट थ्योरम। ये अपन ने उसका एक ही टाइप का भी न्यूमेरिकल किया है, ऐसा कुछ अनोखा नहीं है। नॉर्मल अगर बेसिक आपको मालूम है तो हो जाएगा। डायग्राम बनाने के लिए एक बार फिर से देख लेता हूं मैंने बोला ये वैल्यू में स्टार्ट में क्वेश्चन जब सॉल्व किया था तभी निकालनी थी, फ्री हैंड बेंडिंग मोमेंट या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। वो मैंने यहां इसलिए लिखा दिया कि वापस याद हो जाए। तो मैंने बोला यूडीएल के लिए होता है WL²/8, सेंटर माना था E, तो WL²/8 से W की वैल्यू 30, L की वैल्यू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, तो 33.75। AB स्पान के लिए पॉइंट लोड है तो WAB/L, और कहाँ है D पे लगेगा, तो 90 × 1.5 × 1.5 डिवाइडेड बाय 3, तो 67.50 ये हो गया। डायग्राम बनाते समय सिंपल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की तरह बनाना है। तो ये जीरो क्योंकि स्टार्ट में ही मैं बोल रहा हूं फ्री एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, मतलब एंड कुछ भी हो मैं हमेशा मान के चलूंगा कि सिंपली सपोर्टेड एंड है, इसलिए ये फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना। वैल्यू कितनी 33.75, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है यूडीएल, इसलिए पैराबोलिक कर्व। यहां आया ये और ये जीरो ही रहेगा, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। यहां वैल्यू कितनी आई 67.50, तो 67.50 पॉजिटिव, तो यहां प्लॉट करी, और दोनों के बीच में कुछ नहीं तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ये ब्लैक लाइन से जो मैंने बनाया वो मेरा म्यू डायग्राम कहलाएगा, या फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहलाएगा, या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहलाएगा। अब मैं बात करता हूं कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट के लिए जस्ट वाइस वर्सा होता है, किसका, वैल्यू प्लॉट करने के लिए पुराने वाले फर्स्ट ईयर के एसएफडी बीएमडी से। तो मैंने बोला कि पुराने वाले में पॉजिटिव वैल्यू बेसलाइन के ऊपर प्लॉट कर रहा था और नेगेटिव वैल्यू बेसलाइन के नीचे। कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट के लिए जस्ट उल्टा, मतलब नेगेटिव ऊपर प्लॉट होगी, पॉजिटिव नीचे, पहली चीज। दूसरा, कोई भी लोडिंग हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहेगा, मैं हमेशा इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूंगा। तो वही मैंने किया, क्योंकि MA की वैल्यू 0 आई थी, MC की वैल्यू सिंपली सपोर्टेड तो 0 आएगी, MB की -42.19 है इसलिए ऊपर प्लॉट हो गई और इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन से जोड़ दी। उसके बाद क्या किया, 67.50 पॉजिटिव वैल्यू थी, ज्यादा थी, ये प्लस लगाया, हैच कर दिया। 42.19 नेगेटिव वैल्यू थी, ये नेगेटिव किया, हैच कर दिया। उसके बाद 33.75 पॉजिटिव वैल्यू थी ये, और ऊपर वाला पार्ट हैच करना है, कॉमन जो आ रहा है वो पार्ट हैच नहीं करना है। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। इस क्वेश्चन का सुंदर सा नाम था 3 मोमेंट क्वेश्चन, 3 मोमेंट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसा कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, एक बार थोड़ा लेंदी लगेगा, अगली बार धीरे धीरे करके छोटे से छोटा लगने लगेगा। तो क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके रिकॉर्ड लिख लीजिए, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा, तब जाके 20 नंबर मिलेंगे या 14 नंबर, जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से मार्किंग मिलेगी, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको वीडियो रिकॉर्ड पॉज करके।